हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एजुकेटर। इस टाइम पर हम पॉलिटिकल साइंस का एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर 3 में हमने कांग्रेस के नेचर ऑफ डोमिनेंस एंड कांग्रेस कैसे एक आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिशन की तरह इमर्ज करती है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जो आपको 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज दिख रही हैं, ये वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई हैं। जो लास्ट स्वतंत्र पार्टी है, हमने इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करा है। वैसे तो जो अब लेटेस्टली एनसीईआरटी का रैशनलाइज्ड कंटेंट आया उसमें स्वतंत्र पार्टी नहीं है, बट ऐसे कई सारे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर अभी भी एनसीईआरटी की जो अनरिवाइज्ड बुक है, जिसके अंदर से रैशनलाइज्ड कंटेंट नहीं इंट्रोड्यूस करा गया है, वही बुक फॉलो कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने चारों पार्टीज को डिटेल में अच्छे से समझाया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी फर्स्ट पार्टी, दैट इज द सोशलिस्ट पार्टी। ऑलराइट, सो अगर हम सोशलिस्ट पार्टी के ओरिजिन की बात करते हैं तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके अंदर अलग अलग फैक्शंस एग्जिस्ट करते थे हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान, जिसका मतलब क्या है कि एक बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी है एंड उसके अंदर उससे थोड़े वेरिंग आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, ग्रुप या एक कोई और पॉलिटिकल पार्टी ही मेन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करती है। उन्हीं में से एक ग्रुप था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अगर इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें, यू कैन सी जयप्रकाश नारायण, उनके नेक्स्ट में राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर्स थे। 1948 के अंदर सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो जाती है एंड सोशलिस्ट पार्टी बनती है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ट्रांसफॉर्म्स इनटू सोशलिस्ट पार्टी 1948। कब? जब कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो अपने पार्टी के अंदर ड्यूअल मेंबरशिप नहीं अलाउ करेगा, कि अगर आप कांग्रेस के मेंबर है तो आप कांग्रेस के ही मेंबर है, आप कांग्रेस के साथ साथ किसी और फैक्शन के मेंबर नहीं हो सकते, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या कोई भी XYZ पार्टी। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी हमारी बनती है एंड इसके हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारे होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट पार्टी की वो क्या उनकी विचारधारा थी, वो किन चीजों में बिलीव करते थे। जो सोशलिस्ट थे यानी जो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, दे स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स या तो आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एंड ये जो वर्ड आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, जो उनको कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट दोनों से ही डिस्टिंग्विश करते थे। ये सोशलिज्म में भी बिलीव करते थे, बट ये साथ साथ डेमोक्रेसी में भी बिलीव करते थे, विच मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दिस वाज देयर मेन पॉइंट। ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, वर अगेंस्ट कांग्रेस, कि उनका कहना क्या था, कांग्रेस जो है वो रिच को सपोर्ट करती हैं, रिच को फेवर करते हैं, जो पुअर पर्सन है, लैंडलेस फार्मर्स है या पीजेंट्स है या फिर वर्कर्स है, उनके लिए कांग्रेस कुछ बहुत मेजरली कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। सो दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर बीइंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स द रिच। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि 1955 में जो आबादी से रेजोल्यूशन होता है कांग्रेस का, टर्म याद रखिएगा, इट इज आबादी रेजोल्यूशन। 1955 की बात हो रही है, जिसके अंदर कांग्रेस डिक्लेयर कर देती है कि आज से वो एक सोशलिस्ट मॉडल जो है वो फॉलो करने वाली, एक सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाली है। यहां पर अब सोशलिस्ट पार्टी को प्रॉब्लम आ जाती है कि जब एक कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी खुद को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर देती है, वो एक सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। जो वोट्स इनको आते थे ऐसे लोगों के जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, वो वोट्स भी अब इनको नहीं आएंगे। ठीक है, उस टाइम पर कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सोशलिस्ट पार्टी, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए या अशोक मेहता हो गए, जिन्होंने कांग्रेस से अपनी थोड़े डिस्टेंसेस इंक्रीज कर लिया कि हम लिमिटेड ही रिश्ते बनाएंगे, अब कांग्रेस से हमें उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट आ जाता है, वो पार्टी टूट जाती है एंड उसके अंदर से जो अलग अलग लीडर्स थे वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे पार्टीज जो उस टाइम पर
50s 60s 70s के दौरान इंडिया के पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। उन सबका ओरिजिन कहाँ पे था? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के अलग अलग लीडर्स अपने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं, अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसान मजदूर प्रजा पार्टी की बात करें सो ये JB कृपलानी ने स्टार्ट करी थी। ऑलराइट, इससे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात करें सो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स या फाउंडर्स थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बात करें सो राम मनोहर लोहिया वाज द फाउंडर ऑफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सो ये हमारे सोशलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर अपनी कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज बनाई थी। ऑलराइट, सो अगर हम कई सारी प्रेजेंट डे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें सो उनका ओरिजिन भी सोशलिस्ट पार्टी से ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मुलायम सिंह यादव ने फाउंड करा था। ऑलराइट, मुलायम सिंह यादव ने इसको समवेयर अराउंड 1992 समाजवादी पार्टी को फाउंड करा था। He was the founder, he was the founding president rather, and ये पार्टी का ओरिजिन सोशलिस्ट पार्टी से ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1997 के अराउंड आप सबने लालू प्रसाद का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है इंडिया के पॉलिटिक्स में। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय जनता दल इन 1997। एट द सेम टाइम जनता दल सेक्युलर, जनता दल जो है हमारे उसके दो पार्टीज हैं। सो जनता दल सेक्युलर जो है वो हमारा इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर होते थे 1996-1997 के अराउंड, HD देवे गौड़ा। सो उन्होंने ये पार्टी फाउंड करी थी समवेयर अराउंड 1999। ऑलराइट, एंड लास्ट विच इज जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड वाज फाउंडेड बाय 3 पॉलिटिकल लीडर्स जिनमें शरद यादव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे जॉर्ज फर्नांडिस थे, एंड लास्टली हमारे नीतीश कुमार। सो जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड फॉर्म करा। सो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे ओ देयर ओरिजिन टू सोशलिस्ट पार्टी। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वी नो दैट कि 1917 के अंदर अराउंड रशिया में रेवोल्यूशन आती है, द रशियन रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो मर्जी कह लीजिए आप इसको। एंड इससे इंस्पिरेशन लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारी कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग कंट्री में बनने लग जाती है। इसी तरह कुछ हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कि रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स इंडिया में यूनाइट हो जाते हैं एंड वो इकट्ठे काम करने लग जाते हैं। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है एंड ये मेनली फाइट करते हैं ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट एंड कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं इंडिया में। 1934 के अराउंड हमें देखने को मिलता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो कांग्रेस के साथ अच्छे से काम कर रही है, इन दोनों के बीच में अच्छे से बन रही है। बट 1941 के अराउंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा चल रहा था, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक डिफरेंसेस आ जाते हैं रिगार्डिंग whom टू सपोर्ट। उस टाइम पे कांग्रेस ऑफिशियली किसी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। वी नो दैट कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से कांग्रेस ने अपना सपोर्ट ब्रिटिशर्स को दिया था। सो 1941 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स अगेंस्ट देयर फाइट विद जर्मनी। तो यहाँ पे कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट आती है एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से सेपरेट होकर काम करने लग जाती है। फिर अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में। तो इसकी सोच क्या थी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जब कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में इनिशियली स्टार्ट होता है तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना, कॉलोनियल रूल इंडिया में खत्म करना। बट 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो कम्युनिस्ट लीडर्स को लगता है कि ये जो इंडिपेंडेंस है ये एक रियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ये एक शाम है, ये एक मिथ्या है, ये झूठ है। एंड वो क्या करते हैं, वायलेंस प्रमोट करने जाते हैं। दे सपोर्टेड अ वायलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना रीजन एंड उसको लेटर गवर्नमेंट जो है सप्रेस कर देती है। एंड ओवर द टाइम कम्युनिस्ट रियलाइज करते हैं कि इंडिया में वायलेंस के थ्रू या रेवोल्यूशन ला के
कोई मेजर अचीवमेंट नहीं हो सकती है। वो जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने टारगेट्स, उन्हें अचीव नहीं कर सकते अपने गोल को, बिकॉज वी नो दैट कम्युनिस्ट का हमेशा से क्या आइडियोलॉजी रहा था कि एक रेवोल्यूशन आएगा जिससे बॉर्जिया क्लास जो है वो हट जाएगी एंड प्रोलेटेरिएट जो वर्किंग क्लास है वो पावर में आ जाएंगे। बट इन इंडिया दे रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो अल्टीमेटली 1951 वो इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1951 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज करती है। बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी थी हमारी फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि इसने टोटल 16 सीट्स जीते थे। ऑलराइट, बट आगे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर स्प्लिट आ जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो इन 1964 जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो स्प्लिट हो जाती है। उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है सीपीआई और एक होता है सीपीआई-एम। सीपीआई-एम यानी मार्क्सिस्ट। तो स्प्लिट के पीछे की स्टोरी जानते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया रशिया एंड चाइना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्रीज थी जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। रशिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स स्टालिन की ऑलमोस्ट 1950-55 के अराउंड डेथ हो जाती है एंड जो नेक्स्ट लीडर आते हैं वो कुछ ऐसे पॉलिसीज फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे चाइना को ऐसे लगता है कि रशिया जो है वो एक प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को सोशलिस्ट वे में कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर अमेरिका से जो फ्रेंडली हो रही है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपने दुश्मन कैपिटलिस्ट के फेवर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया एंड चाइना के अंदर, रशिया क्या बल्कि यूएसएसआर एंड चाइना के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं। ये डिफरेंसेस एक पॉइंट पे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि 1969 में यूएसएसआर एंड चाइना के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है। बट इस 1969 वाले बॉर्डर डिस्प्यूट के पहले 5 साल पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट आ चुकी होती है। रीजन इसका क्या है कि पहली बात तो 1962 के अराउंड इंडिया और चाइना की एक वॉर होती है, 1962 इंडो चाइना वॉर, जिसके अंदर कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स जो थे वो तो टोटली कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है कांग्रेस ने जो करा ठीक करा, बट सम ऑफ द लीडर्स वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कांग्रेस रिच को फेवर करती है एंड एट द सेम टाइम वो चाइना के इस इन्वेजन को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। सो कांग्रेस ने कई सारे लीडर्स को जेल वगैरह में डाल दिया था, कम्युनिस्ट लीडर्स को। फिर 1-2 साल बाद जब कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स की एक मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर इन लीडर्स की आपस में अच्छे से नहीं बनती है। सम ऑफ देम वर सपोर्टिंग जिस वे में चाइना अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को आगे लीड कर रहा है, जो उसके पॉलिसीज है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, एंड कुछ का कहना था कि जिस वे में यूएसएसआर इस टाइम पे अपने कम्युनिस्ट पॉलिसीज ला रहा है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इन दोनों ग्रुप के अंदर क्लैश होता है एंड अल्टीमेटली जो सीपीआई थी उसमें स्प्लिट आ जाता है एंड इन 1964 दो पार्टी सीपीआई एंड सीपीआई-एम बन जाती है। ऑलराइट, सो आई होप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। कई बारी कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं होते कि आपको उसका पूरा क्रक्स, पूरा स्टोरी क्या था वो समझ में आए। इस वजह से मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश करी है कि कोई भी टॉपिक है उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूं ताकि आपको उसके आगे पीछे का इंसिडेंट पता हो, जिस बेसिस पे आप उस स्टोरी के बेसिस पे अपना आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय जनसंघ के बारे में। ऑलराइट, तो भारतीय जनसंघ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी फ्रॉम 1951 टू 1977 एंड उसके बाद से ये पार्टी डिसबैंड हो जाती है। इसी से बीजेपी पार्टी जो है हमारा करेंटली निकल के आई है। जो भारतीय जनसंघ के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने ही 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना करी थी। ऑलराइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ भारतीय जनसंघ। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1951 में बनी थी एंड इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एट द सेम टाइम इनके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे लाइक दीनदयाल उपाध्याय या बलराज मधोक। सो दे वर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनसंघ। अगर हम इस पार्टी के लिनेज की बात करें कि इस पार्टी का ओरिजिन कहाँ से होता है, सो जो इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कुछ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा, जो बेसिकली हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थे, यहाँ से ओरिजिन आता है भारतीय जनसंघ का। एंड इनिशियली जब भारतीय जनसंघ पार्टी बनती है तो इसका सपोर्ट नॉर्थ इंडिया के वो स्टेट जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन रीजन में इसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है।
टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ, सो इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, यूनिक थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टीज। ये पार्टी जो थी इट एम्फसाइज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। एंड ये क्या बिलीव करती थी, इंडिया एंड पाकिस्तान का रीयूनियन होना चाहिए एंड एक अखंड भारत बनना चाहिए। पार्टीशन के पहले जो पूरा एक इंडिया होता था, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर ये समवेयर अराउंड अफगानिस्तान के बॉर्डर तक या तो जो पाकिस्तान का रीजन है, ये एम करती है अखंड भारत बनाना। एंड यही आइडियोलॉजी हमारी करेंटली बीजेपी भी फॉलो करती है। सो इट ऑल्सो बिलीव कि अगर कंट्री को मॉडर्न बनना है सो वो हमारे कल्चर के बेसिस पे ही, इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रेडिशन के बेसिस पे ही हम अपने कंट्री को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। एंड दिस पार्टी वॉज टोटली अगेंस्ट ग्रांटिंग एनी रिलीजियस कंसेशन किसी भी माइनॉरिटी को, कि किसी भी माइनॉरिटी को इंडिया के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज या स्टेटस या छूट नहीं मिलना चाहिए। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी एंड इंग्लिश। So it wanted to replace English with Hindi as the official language of India, and ये इंडिया को बहुत strongly फेवर करती थी कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए अपने लिए, चाहे डिफेंस के लिए बनाए, चाहे रिसर्च के लिए बनाए, चाहे जिस भी पर्पज से बनाए, बट इंडिया के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। एंड स्पेसिफिकली जब चाइना ने 1964 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे एंड सक्सेसफुल हुए एंड चाइना एक न्यूक्लियर कंट्री बन गई समवेयर अराउंड 1965, इस वजह से इन्होंने एजर्ट करा कि अब तो इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का। तभी करके आगे इंडिया 1974 एंड 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करती है एंड 1998 में इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाती है। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में एग्जिस्ट करती थी एंड इंपॉर्टेंट थी, दैट इज स्वतंत्र पार्टी। ये पार्टी आपके अभी एनसीईआरटी के लेटेस्टली जो रैशनलाइज्ड कंटेंट है उसका पार्ट नहीं है, बट कई सारे बोर्ड्स में ये है। सो आई वुड लाइक कि आप एक बार इसके बारे में भी अच्छे से सुन लीजिए। सो स्वतंत्र पार्टी हमारी 1959 में जो कांग्रेस का नागपुर रेजोल्यूशन होता है, नागपुर सेशन होता है, उसके बाद बनती है। एंड उस सेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कांग्रेस ने लिए थे, जैसे कि लैंड सीलिंग्स के ऊपर लॉज आए थे, फिर जो फूड ग्रेन से रिलेटेड ट्रेड था वो स्टेट लिस्ट से ले लिया गया था एंड उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका पावर दे दिया गया था। देन देयर वाज आल्सो अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, उसको प्रमोट करा जा रहा था। सो ऐसी कई सारी पॉलिसीज कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस करी थी अपने 1959 के नागपुर सेशन के बाद, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट दिखने लग गई थी। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि 1954-55 के अराउंड कांग्रेस ने अपने आबादी रेजोल्यूशन के अंदर डिक्लेयर कर दिया था अपना सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो उसी के बेसिस पर आगे ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करते इसके वजह से कांग्रेस एक एक करके ज़्यादा सोशलिज्म के क्लोज जा रही थी। सो कुछ लीडर्स थे हमारे, जैसे सी राजागोपालाचारी, मीनू मसानी, के.एम. मुंशी। सी राजागोपालाचारी फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी वन ऑफ द 3 पर्सन्स जिनको वो मिले थे, वन ऑफ द फर्स्ट 3 पर्सन्स, उनमें से सी राजागोपालाचारी भी थे। सो ये पार्टी स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालाचारी बनाते हैं, जिसके इकोनॉमिक मुद्दे बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उनसे बिल्कुल अलग थे। तो आइए अब हम आइडियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं स्वतंत्र पार्टी की। तो जो स्वतंत्र पार्टी है वो चाहती थी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में, ट्रेड में, ठीक है, व्यापार में कम से कम अपना हस्तक्षेप करे, उसमें कम से कम पार्टिसिपेट करे। एंड इट बिलीव्ड कि जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडियन इकोनॉमी को ब्लूम करना है, ब्लॉसम करना है, ग्रो करना है, तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम के थ्रू ही आ सकती है। अगर गवर्नमेंट ट्रेड को रेगुलेट करने लग जाएगी सो इंडियन इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर सकती है। इट वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। सेंट्रलाइज प्लानिंग इसको पसंद नहीं थी। इट अपोज्ड सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, या तो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाती है, अलग
अलग कंपनीज बनाती हैं। स्वतंत्र पार्टी का कहना था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इतना ज़्यादा पार्ट नहीं बनना चाहिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। आगे क्या, इट फेवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर में कम निवेश करा जाए एंड प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट करा जाए तो जाके कंट्री एक्चुअली ग्रो कर सकती है। इट वॉज अगेंस्ट द लैंड सीलिंग्स रिफॉर्म्स जो कंट्री में इंट्रोड्यूस करे जा रहे थे। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो इंडिया में आ रही थी इसके भी अगेंस्ट थी। नेक्स्ट इट वॉज अगेंस्ट प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम जो इंडिया में प्रैक्टिस करा जाता था, विच मीन्स कि जिसकी सैलरी कम है उनसे कम टैक्स लिया जाता था एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है सो द रेशियो ऑफ टैक्स जो आपकी सैलरी से आपको देना पड़ेगा वो इंक्रीज करता था। सो स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम। एंड लास्टली जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, ये इसको फेवर नहीं करता था कि इंडिया के, वैसे तो कहता है कि वो एक नॉन अलाइंड कंट्री है, वो ना ही यूएसएसआर ना ही यूएसए दोनों के ही कैंप में नहीं है, बट स्टिल इंडिया थोड़ा बहुत यूएसएसआर की ओर ज़्यादा अपने फ्रेंडली रिलेशंस दिखाता था। फॉर एग्जांपल 1971 के अंदर जो हमने ट्रेटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करा था रशिया यूएसएसआर के साथ, ये उसके अगेंस्ट थी स्वतंत्र पार्टी। एंड इसका क्या कहना था कि इंडिया को अमेरिका के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, उसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जो कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जाती है। ऑलराइट, सो आई बिलीव हमने जो आज 4 पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करी है इस लेक्चर में वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, इन नोट्स को रीड करिए। ये नोट्स मैंने इस हिसाब से बनाए हैं कि आप अपने बोर्ड्स के अंदर को लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इसमें आपके लॉन्ग आंसर्स भी कवर हो जाने चाहिए। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट वन वर्ड जो है उनको हाईलाइट करा गया है ताकि आपने CUET एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सके। सो आप अच्छे से नोट्स को रीड करिए, अपने खुद के हैंड मेड नोट्स बनाइए एंड उनको टाइमली रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो के बेसिस पे, इस लेक्चर के बेसिस पे आज का आपका होमवर्क ये 2 क्वेश्चंस है एंड यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट टाइम इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस करते हैं हम लास्ट लेक्चर 3 के जो 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे उनके बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कांग्रेस का इनिशियली जब इलेक्शंस होते हैं 1951 के अराउंड तो उसका पार्टी सिंबल क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, दैट इज अ पेयर ऑफ बुलक्स व्हिच इज कैरिंग अ योक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का ऐसा है, ऐसा डिजाइन करा गया है जिसके बेसिस पे वो कंट्री में सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही एग्जिस्ट करती है, वही रूल कर सकती है मतलब। तो ये है हमारी क्यूबा। ऑलराइट, क्वेश्चन का आंसर आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, सो दिस इमेज इज the symbol of Congress in the first few elections. All right, next जो क्वेश्चन है उसका आंसर कि in some countries like China, Cuba and Syria कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ एक पार्टी को ही परमिट करती है टू रूल द कंट्री। ऑलराइट, सो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क थे। आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट आपने फेस करा हो अपने होमवर्क को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग 1950s, 60s एंड 70s। इसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप जब जब हम कोई नई वीडियो डालें उसको देखकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सके एंड अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। बाय बाय।